3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय किशन मोटवानी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के युवा नेता सोना धनवानी द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में व्यापारी व कांग्रेस नेता हुए शामिल। सोमवार को राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं अजमेर से विधायक रहे स्वर्गीय किशन मोटवानी की पुण्यतिथि पर श्री ट्रेड सेंटर पर पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के संयोजक सोना धनवानी ने बताया कि श्रद्धांजलि व पुष्पांजलि कार्यक्रम में अजमेर के व्यापारिक संगठन सिंधी समाज व कांग्रेस जनों ने भाग लेकर स्वर्गीय श्री मोटवानी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। अजमेर को बीसलपुर बांध परियोजना की सौगात देने वाले मंत्री श्री किशन मोटवानी को याद करते हुए नारे लगाए गए कि किशन मोटवानी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा मोटवानी का नाम रहेगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता कुलदीप कपूर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष याशिर चिश्ती, प्रदेश कांग्रेस सेवादल प्रशिक्षक शैलेंद्र अग्रवाल, सोना धनवानी, सुनील मोतियानी, कमल गंगवाल, गिरीश आसनानी, अरुणा कचावा, सुरेश राठौड़, मोहन चेलानी, राजकुमार गर्ग, अशोक दुलानी, धर्मेंद्र नागवाल, रमेश सोलंकी, राम रतन चौधरी, कमल कृपलानी, जितेंद्र चौधरी, हरिराम कोडवानी, राजकुमार शर्मा, राजकुमार कलवानी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज अजमेर पश्चिम क्षेत्र के पूर्व विधायक, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजस्व मंत्री स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर अजमेर के कांग्रेस जनों ने यहाँ श्री टाकीज मॉल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे युवा नेता सोना धनवानी जी थे। अब स्वर्गीय मोटवानी जी वो नेता थे जो अजमेर की जीवनदायिनी बीसलपुर परियोजना लेकर अजमेर के लिए आए थे। उन्हीं के प्रयासों से जो किसी समय में अजमेर में 7-7 दिन में पानी मिलता था, आज उनका ख्वाब था कि 24 घंटे पानी मिले। दुर्भाग्य की समय से पहले मोटवानी जी हमारे बीच से चले गए और आज अजमेर में 48 से 96 घंटे में पानी की सप्लाई हो रही है। उसका कारण यह है कि अजमेर मोटवानी जी की डेथ के बाद मेरा ऐसा मानना है कि नेतृत्वहीन हो गया है। अजमेर की नेतृत्वहीनता की वजह से ही आज अजमेर का पानी जयपुर और दूसरे जिलों में जा रहा है और अजमेर के लोगों को प्यासा रहना पड़ रहा है। तो आज इस अवसर पर हम मोटवानी जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और आज पुनः अजमेर के विकास के लिए मोटवानी जी ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। पुष्कर के कपालेश्वर मंदिर में महंत सेवानंद गिरी महाराज के सानिध्य में सर्व समाज ने किया अधिवक्ताओं का अभिनंदन। पुष्कर के गांव होकरा की 13 वर्षीय मासूम बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्यायालय में अधिवक्ताओं ने की थी पुरजोर पैरवी। पुष्कर के नजदीकी गांव होकरा की 13 वर्षीय मासूम बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रतनलाल मुंड ने मुलजिम सुंदर उर्फ सुरेंद्र उर्फ संतू को फांसी की सजा सुनाई थी। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक विवेक पाराशर और पीड़ित परिवार के अधिवक्ता भगवान सिंह चौहान ने पूरे साक्ष्य व सबूतों के साथ मजबूती से इस केस की पैरवी की और जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाई। इसे लेकर पुष्कर के कपालेश्वर मंदिर में महंत सेवानंद गिरी महाराज के सानिध्य में सर्व समाज की ओर से दोनों अधिवक्ताओं का अभिनंदन किया गया। रविवार को दोनों अधिवक्ताओं को समाज की ओर से माला और साफा पहनाकर सम्मानित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में राजस्थान रावत महासभा का भी विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम में सर्व समाज की ओर से रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शैतान सिंह रावत का भी अभिनंदन किया गया। ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष पंडित सुदामा शर्मा, राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह कड़ेल, जिला पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष कश्मीर सिंह, वैश्य समाज के भागीरथ, बार अध्यक्ष कुलदीप पाराशर, रावत महासभा प्रदेश नवयुवक मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह रावत, रावत महासभा के संयोजक ओम प्रकाश रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रवण सिंह फौजी आदि सर्व समाज के अनेकों लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। होकरा गांव में कुछ दिन पूर्व एक बालिका के साथ एक जघन्य घटना हुई थी। उसको लेकर
अजमेर सेशन न्यायालय में ये प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण की लोक अभियोजक श्री विवेक पाराशर जी के द्वारा सरकार की ओर से और परिवादी पीड़ित पक्ष की ओर से श्री भगवान सिंह जी चौहान साहब ने पैरवी की और पैरवी करके जो अपराधी था उस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा दिलवाई। इसलिए इनको धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए और लोगों में एक गलत काम न करे इसका संदेश देने के लिए यहाँ इनको आज बुलाया और सर्व समाज के लोगों ने बुलाकर यहाँ सम्मानित किया। इस घटनाक्रम में रावत महासभा का बड़ा योगदान रहा है। रावत महासभा ने अपने हाथ में ये केस लिया और अर्थात सजा सुनाने तक रावत महासभा पूरी ताकत के साथ इस केस में अपना योगदान दिया। इसलिए रावत महासभा के अध्यक्ष को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और दोनों अधिवक्ता महोदयों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार गरीब इंसान को न्याय दिलाने के लिए आगे भविष्य में भी ये लोग तत्पर रहेंगे और सत्य की सदा जीत होती है। इसलिए सत्यमेव जयते। कपालेश्वर मंदिर पुष्कर के अंदर जो होकरा के अंदर जो दरिंदगी भरी घटना हुई थी एक बालिका के साथ, उसको जब न्याय मिला और अदालत द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो आज महाराज श्री के सानिध्य के अंदर सर्व समाज, जिसमें सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधि, उनके अध्यक्षगण और सभी मौतवीर लोग वहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी के अंदर उस केस के अंदर पैरवी करने वाले अधिवक्ता भगवान सिंह जी चौहान व सरकारी वकीलों का जो इन्होंने पैरवी की, उनका सम्मान किया गया, अभिनंदन किया गया। और ये जो लड़ाई लंबे समय से पूरे समाज के लोग लड़ रहे थे, उसकी जो विजय हुई, इसमें एक शब्द में इसको यही कहा जाएगा कि सत्यमेव जयते। और समाज के, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हर समाज का आदमी यही चाहता है कि जो इस तरह का दरिंदगी भरा जो कृत्य हो उसके लिए एक ही सज़ा होनी चाहिए, या तो फांसी होनी चाहिए या फिर धड़ सिर से अलग होना चाहिए। तो ये जो है अभी दिवाली का समय आने वाला है और दशहरा भी गया ही है, ये बिल्कुल उसी तरह से समझा जाएगा कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है और बिल्कुल निश्चित रूप से बच्ची और उसके परिवार को न्याय मिला है। और इसी के लिए ये भव्य जो है आयोजन रखा गया और सभी का सम्मान किया गया। इसके लिए हम सब कपालेश्वर मंदिर के महाराज श्री का सभी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि अच्छे काम के लिए, जिस तरह से कहा गया है कि वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो उसका सम्मान होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, चाहे वो अच्छा काम करे, कोई नागरिक हो उसका सम्मान होना चाहिए। और ऐसी जो विरलतल मामले में फांसी की सजा हुई है, निश्चित रूप से ये सभी को राह दिखाएगा। सत्यमेव जयते। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मकान में आग लगने की दी सूचना, दमकल को कचरे के ढेर में मिली आग। रास्ता नहीं मिलने से घटनास्थल पर नहीं पहुंची दमकल, क्षेत्रवासियों ने अपने स्तर पर बुझाई आग। सोमवार को सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के पास कायड़ चौराहे के नजदीक एक मकान में आग लगी है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की दमकल फायरमैन अभय सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। काफी देर तक रास्ता ढूंढने के बाद कायड़ चौराहे के नजदीक तालाब की पाल के पास पहुंचे तो देखा आग किसी मकान में नहीं बल्कि वहां पड़े खाली मैदान में कचरे के ढेर में लगी हुई है, जबकि सूचना मकान में आग लगने की दी गई थी। दमकल जब मौके पर पहुंची तो जहां आग लगी थी वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आया, क्योंकि प्लाट काफ़ी गहरे गड्ढे में लंबे समय से जमा कचरे के ढेर में आग लगी थी। आखिर स्थानीय लोगों ने बाल्टियों की मदद से कचरे के ढेर पर पानी डालकर आग को काबू कर लिया। सुबह 10 बजे करीबन हमें सूचना मिली सिविल लाइन थाने से कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के पास कायड़ चौराहा है, इसके तालाब की पाड़ के पास किसी मकान में आग है। तो हम तुरंत गाड़ी लेके निकले वहाँ से। यहाँ पहुँचने पर मौके पर पहुँचे तो रास्ते की प्रॉब्लम थी। काफ़ी नज़दीक आने के बाद हम तालाब की चौकड़ियों में कूदा नहीं पाए गाड़ी को। लास्ट में जब आके देखा तो ये यहाँ पे जो मोहल्ले वालों ने कचरा डाल रखा है तालाब के अंदर, उस कचरे में आग है। सूचना भी गलत मिली। दूसरी बात, यहाँ पर साधन अपना पहुँच नहीं पा रहा है। आप दिखा सकते हैं थोड़ी सी ये जो कचरे की आग है बस। ये यहाँ पर जो तालाब की पहाड़ है कायड़ चौराहे के पास में, यूनिवर्सिटी आगे निकलते हैं, कायड़ चौराहा आता है, कायड़ चौराहे से इधर ये जो तालाब की पहाड़ है, इस तालाब की पहाड़ के पास कचरा डाला हुआ है। ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा में आबादी भूमि हस्तांतरण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पिछले 5-7 साल से लगा रहे हैं ग्रामीण, जिला प्रशासन के चक्कर, नहीं हो पा रही सुनवाई। सोमवार को ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा के सरपंच लाल सिंह रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा में आबादी भूमि हस्तांतरण की मांग की।
सरपंच लाल सिंह रावत ने बताया कि ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा में आबादी विस्तार नहीं होने और चारागाह भूमि नहीं होने से ग्रामवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिलहाल प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत लगाए गए शिविरों में भी यहां रहने वाले ग्रामवासियों को पट्टों का वितरण नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहां पुरानी जमाबंदी मांगी जा रही है। गांव में शमशान स्थल को भी आबादी भूमि में शामिल नहीं किया जा रहा। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज एक बार फिर जिला प्रशासन से आबादी विस्तार की गुहार लगाई गई। अगर ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हुई तो राज्य स्तर पर मामले को लेकर जाया जाएगा। हमारा गांव में आबादी नहीं है, एक चढ़ा का भूमि नहीं है, जिसके लिए आ रहे हैं बार बार चक्कर काट रहे हैं, पर आबादी नहीं दे रहा हमारे गाँव। 5-7 साल होगी चक्कर काटते काटते हो, आबादी नहीं दे रहा अभी बिल्कुल। कह रहा कि वो आबादी निकल रहा हो तुम्हारी पहली पुरानी आबादी थी, उसको तो सवैसा कर दी इन लोगों ने। और अब कह रहा कि मतलब वो तुम नकल लाओ उसकी, मैं होके तो वो कर देंगे। बहुत मकान बनावे तो मांगता है साहब के रिकॉर्ड लाओ, तुम्हारी क्या किस पे देते तुम, सारे रिकॉर्ड मांगता है। आबादी से रही नहीं, पंचकोट भी नहीं आबादी में नहीं हमारा, शमशान भी आबादी में नहीं है हमारे गाँव की, कुछ भी नहीं है आबादी। बहुत परेशानी आती है हमको। बाहर पानी कनेक्शन लिया, परेशानी आई कि तुम इस्लाम लिख लेके दो, हमारे किराए में रहते हैं हम मकान, जो काई का किराए में रहते हैं, हम पुराने से रहते हैं। 2-2.5 वर्ष हो गया हमारे गाँव को बसे हुए। तो पट्टा दे रहा है, लेकिन यूआईटी के थ्रू पट्टा यूआईटी ले पंचायत के नाम करो ना जमीन, आप पंचायत ले लेंगे हम पट्टा। कलेक्टर महोदय यहाँ पे हाथीखेड़ा गांव की आबादी का विस्तार करने के लिए तो पंचायत के नाम जो है हाथीखेड़ा गांव की आबादी हो पंचायत के नाम ट्रांसफर की जाए, इस संबंध में ज्ञापन देना है। पिछले 7-8 सालों से हम लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। गाँव में बुरी तरह से रोज़ है। आज गाँव का बच्चा कुछ पढ़ाई करने जाएगा या गाँव के किसी इंसान को शादी करनी होगी तो अगर अगले बार पट्टा वो लोन लेके वो शादी करा देगा, अपनी ज़मीनें तो नहीं बेचेगा कम से कम। अभी आज वहाँ पर एडी है, कोई भी मकान बनता है तो एडी आके खड़ा हो जाता है। एडी का क्या मतलब है? गांव के अंदर गांव के हिस्से की जो गांव का हक है वो तो गांव के हक की ज़मीन तो मिलनी चाहिए। एडी अभी आया, गांव तो वर्ष पुराना है। आज गांव 1500 से 2000 वर्ष पुराना गांव है। अगर ये हिसाब से मिले, अभी साहब ने बोला कोई डॉक्यूमेंट मांगे वो हम करवा देंगे व्यवस्था। अगर जो भी उसके बाद में भी अगर काम नहीं होता है तो हम यहाँ पे पूरा गाँव ला के पूरा गाँव बैठ जाएगा, धरने पे बैठेगा, हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। जब तक आबादी नहीं मिलेगी जब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। अगले 10 दिवस के अंदर अगर ये आबादी का हमारे को संतुष्ट जवाब नहीं देते तो 10 दिवस के बाद मैं पूरा गांव लाके यहाँ बिठाऊंगा। उसके बाद के अंदर भूख हड़ताल भी करेंगे, आगे तो उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा, करेंगे। मंगलवार को मां धनवंतरी की पूजा के साथ शुरू होगा 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपोत्सव, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के होंगे धार्मिक आयोजन। हिंदुओं के प्रमुख 5 दिवसीय दीपावली पर्व का शुभारंभ धनवंतरी की पूजा के साथ मंगलवार 2 नवंबर को धनतेरस से प्रारंभ हो जाएगा। धनतेरस को प्रातः 11:30 बजे से शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि 2 नवंबर को नव रूप में सोना, चांदी, पीतल, स्टील व वाहनों की खरीदारी का शुभ मुहूर्त रहता है। मंगलवार सुबह 11:30 बजे से बुधवार सुबह 9:03 तक धनतेरस रहेगी। इसके बाद त्रिपुष्कर योग सूर्योदय से सुबह 11:30 बजे तक रहेगा। इस बार चतुर्दशी तिथि का क्षय होने से रूप चौदस यानी रूप चतुर्दशी 3 नवंबर बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि योग्य सूर्य उदय से सुबह 9:58 तक ही रहेगी। इस बार 4 नवंबर को दीपावली व 5 नवंबर को गोवर्धन पूजन, अन्नकूट महोत्सव और 6 नवंबर को भाई दूज मनाई जाएगी। इस बार जो महालक्ष्मी जो हिंदुओं का महापर्व है दीपावली, उसके पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामना हो मेरी तरफ से। आज जो मंगल रूप में दिवाली का पूजन होगा, सबसे पहले तो धनतेरस का दिन होगा जो मंगलवार 2 तारीख को होगी। वह 11:30 से प्रारंभ हो जाएगी और धनतेरस को मंगलवार को मनाई जाएगी। उसमें नव रूप में सोने चांदी के बर्तन, आभूषण, गणेश जी की मूर्ति और बर्तनों को क्रिया किया जाता है। विभिन्न राशियों के हिसाब से बर्तन और वस्तु क्रिया की जाती है। धनतेरस के दिन कुबेर भगवान की पूजन किया जाता है और अपने आरोग्य के लिए धनवंतरी माता की पूजन की जाती है। और 2 तारीख को रूप चौदस, जिसको नरक चौदस भी कहते हैं, इसमें 2 तारीख को महिलाओं का विशेष पूजन होता है। महिला का अपने सौंदर्य को, रूप को निखारती है। वे 3 तारीख बुधवार को रूप चौदस हुई और 4 तारीख गुरुवार को महालक्ष्मी दीपावली का पूजन किया जाएगा। उसमें सायंकाल 6 बजे से लेकर और 9 बजे तक का विशेष पूजन होगा जो वृषभ और मिथुन लगन में होगा। उसमें किया गया पूजन
गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती को कुबेर का विशेष पूजन किया जाता है। उस पूजन के द्वारा अपने व्यापार में, अपने गृह में सुख और समृद्धि की लक्ष्मी जी हमारे व्यापार को, कार्य क्षेत्र को उन्नति कीर्ति प्रदान किया जाना। और 5 तारीख को गोवर्धन और अन्नकूट का पूजन किया जाता है। भाई दूज है वो 6 तारीख को शनिवार को मनाई जाएगी। 6 तारीख शनिवार को मनाई जाएगी, जिनमें बहनों के द्वारा अपने भाइयों को निमंत्रण देकर उनके घर उनको तिलक कर कर और नारियल, घोड़ा, सूखा घोड़ा और मिष्ठान दिए जाते हैं। अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान के चुनाव कराने के लिए जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चुनाव के लिए मतदान कराने की मांग को लेकर यादगार कार्यालय के बाहर खादिमों का जारी है धरना। अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान कार्यकारिणी के चुनाव कराने को लेकर खादिमों ने यादगार कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। वहीं कुछ खादिमों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर चुनाव के लिए मतदान कराने की अनुमति प्रदान करने की मांग की। जाहिदुल हक चिश्ती ने बताया कि 18 अक्टूबर को अंजुमन के आरजी सचिव द्वारा एक पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिखा गया कि आपकी अनुमति होने के बाद उक्त संस्था के अतिशेष रहे मतदान मार्च 2022 में संपन्न करवा दिए जाएंगे, जिससे समाज के लोग सहमत नहीं, क्योंकि उक्त संस्था के चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और केवल मतदान होना बाकी है। आरजी सचिव द्वारा मतदान को संपन्न करवाने में इतना लंबा समय लेना उचित नहीं है, इससे संस्था के समय और धन की बर्बादी होगी। इसलिए यथाशीघ्र 15 दिन के अंदर मतदान संपन्न कराकर समाज में फैले हुए आक्रोश को समाप्त किया जाए। ये अंजुमन यादगार चिश्तिया शेखजादगान खुद्दाम हज़रत ख्वाजा साहब रजिस्टर्ड अजमेर के त्रैवार्षिक चुनाव के मतदान संपन्न करवाने हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने उनसे मांग की है कि अंजुमन के विलंबित हुए मतदान यथाशीघ्र करवाने हेतु आप जो अनुमति प्रदान करें। अंजुमन के त्रैवार्षिक चुनाव मार्च 2020 के अंदर संपन्न होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिए गए थे। मतदान की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी इलेक्शन की, लेकिन 26 मार्च 2020 को मतदान होना था। वो 23 मार्च को यह लॉकडाउन होने के कारण तत्कालीन सचिव शफीकुर रहमान चिश्ती ने एक प्रेस सूचना दी कि कोविड-19 के तरह और कर्फ्यू लॉकडाउन के चलते 26 मार्च को होने वाले मतदान अनिश्चित काल के लिए विलंबित किए जाते हैं। अब चूंकि सब जो है सामान्य माहौल हो चुका है, लोकसभा के उपचुनाव हो चुके हैं, राज्य विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं, बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, अजमेर नगर निगम के चुनाव हो चुके हैं, तो हमारी संस्था के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। वर्तमान आरजी सचिव एहतजाम चिश्ती वकील होने का नाजायज फायदा उठा रहा, कौम को गुमराह कर रहा और यह 5 महीने का टाइम मांग रहा है कि साहब मैं मार्च में कराऊं, जिसका कराना कोई न्यायोचित ही नहीं है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने पूर्व में भी 20 अक्टूबर 2020 को इस हेतु आदेश जारी कर दिया था कि आप मतदान करा के चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण कर लें, परंतु अभी तक उसके जो है संज्ञान नहीं लिया वर्तमान सचिव द्वारा। ये अपने जो है तानाशाही मनमाने पूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष हाजिर हुए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तत्कालीन आपको इस हेतु आपके गर्ग पेट्रोल पंप पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर। पुलिस आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त हथियार व बाइक करेगी बरामद। 20 अक्टूबर को गुजराती स्कूल के सामने गर्ग पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग के मामले में पकड़े गए दोनों आरोपियों को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपियों से वारदात के समय प्रयुक्त किया गया हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की जाएगी। साथ ही जिसके इशारे पर मुलजिम ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसे भी गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी और थाना क्लॉक टावर, सिविल लाइंस और कृष्णगंज थाना पुलिस के साथ ही स्पेशल टीम और 55 पुलिस जवानों ने अथक परिश्रम के बाद फायरिंग के आरोपी पप्पू सिंह उर्फ अफसा और नरेंद्र सिंह उर्फ मोनू को उज्जैन से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पंप कर्मी से पेट्रोल भरवाने को लेकर कुछ समय पहले कोई विवाद को लेकर रंजिश होना और पंजाब फरीदकोट जेल में एनडीपीएस एक्ट में सजा याफ्ता अजमेर के ही रहने वाले भूपेंद्र सिंह रावत के द्वारा 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने और उसके इशारे पर फायरिंग करने की वारदात करना कबूल किया था। कल जो पेट्रोल पंप पे फायरिंग के 2 मुलजिम गिरफ्तार किए थे, उनको आज न्यायालय में पेश किया गया है। 2 दिन का उनका पीसी लिया गया है
मुलजिमों से अभी इनका हथियार और जो इन्होंने मोटरसाइकिल बाइक यूज ली थी उसको अभी तक बरामद करनी है। इस संबंध में कोर्ट से 2 दिन का उनका पीछे लिया गया। आइंदा इस पर पीछे अनुसंधान किया जाएगा और बाकी जो भी मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। रोशनी के पर्व दीपावली पर ट्रैफिक व्यवस्था में हुए बदलाव। शहरवासी रोशनी के पर्व का बिना जाम और परेशानी के ले सकेंगे लुत्फ। बड़े वाहनों का प्रवेश शहर में रहेगा बंद। मंगलवार को धनतेरस से शुरू हो रहे 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व को लेकर यातायात पुलिस ने अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर बदलाव किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत ने बताया कि यातायात उप अधीक्षक पार्थ शर्मा द्वारा पूरा ट्रैफिक चार्ट बनाकर त्योहार के मौके पर ट्रैफिक के माकूल इंतजाम किए गए हैं, जिससे जाम न लगे और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। 2 नवंबर को धनतेरस से छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली से 6 नवंबर तक शहर की यातायात व्यवस्था में जो बदलाव किया गया है उसके दरमियान शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक मदार गेट, दरगाह बाजार, नया बाजार, नला बाजार, चूड़ी बाजार में 4 पहिया व 3 पहिया वाहन, रिक्शा और ठेलों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा 2 से 6 नवंबर तक शाम 4 से रात 12 बजे तक स्टेशन रोड, गांधी भवन, पृथ्वीराज मार्ग, कचहरी रोड, मदार गेट, खाईलैंड मार्केट में व्यापारी भी अपने वाहन प्रतिष्ठानों के सामने पार्क नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा पब्लिक वाहन भी 2 से 6 नवंबर तक मुख्य बाजारों में नहीं आ जा सकेंगे। दीपावली के त्यौहार के मद्देनज़र अजमेर शहर में यातायात की माकूल व्यवस्था की गई है। यातायात के पुलिस उप अधीक्षक ने अलग से पूरा चार्ट जो है वो बना करके और समाचार पत्रों के माध्यम से शहर की जनता को बताया है और उसमें डाइवर्जन जो ट्रैफिक का है वो किया गया है। भीड़ भाड़ वाली जगह पे ट्रैफिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और इसके अलावा पार्किंग के स्थान चिन्हित किए गए हैं, उन्हीं जगह पे लोग बाग पार्किंग करेंगे। शहर में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगी इसलिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था की गई है और जो माकूल इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा थानों से और पुलिस लाइन से अलग से जाब्ता भी त्यौहार के मौके पर कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है। सभी शहर के सभी निवासियों को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ पूर्ण सौहार्द और भाईचारे के साथ ये पर्व आनंद और हर्षोल्लास से मनाएंगे। संदेश ही है सभी मिलकर के प्रेम और भाईचारे के साथ, अमन शांति के साथ कानूनी व्यवस्था बनाए रखते हुए, पुलिस का सहयोग करते हुए अच्छे से त्यौहार मनाएं। यही शुभकामनाएं सभी। कृष्णगंज थाना अंतर्गत 5 अगस्त 2020 में हुए दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। विकलांग आरोपी को 20 साल कठोर कारावास व 2,11,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने सोमवार को कृष्णगंज थाना अंतर्गत 6 अगस्त 2020 को 7 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मुलजिम चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू को 20 साल कठोर कारावास की सजा के साथ ही 2,11,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 दस्तावेज और 12 गवाह प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की जानकारी देते हुए शेखावत ने बताया कि 6 अगस्त 2020 को कृष्णगंज थाना इलाके में रहने वाली 7 वर्षीय पीड़िता की मां पड़ोस में झाड़ू पोछा करने गई थी और वह घर पर अकेली थी। इसी दरमियान पड़ोस में रहने वाला आरोपी चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू, जो एक पैर से विकलांग है, पीड़िता को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां को जब इस घटना का पता चला तो उसने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पॉक्सो सहित आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किए गए मुकदमे में आज न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने अहम फैसला सुनाते हुए सजा का ऐलान किया। ये दिनांक 6/8/2020 की घटना है और कृष्णगंज थाने का मामला है। इसमें पीड़िता जो 7 साल की थी, इसके पड़ोसी में चंद्र प्रकाश और चंदू नाम का एक लड़का रहता था जो पैर से लगड़ा था। ये इसकी पीड़िता की माँ पड़ोस में झाड़ू पोछा का काम करती थी और ये पीड़िता घर पे अकेली थी। ये मुलजिम चंद्र प्रकाश पीड़िता को अपने घर ले गया और ले जाके इसके साथ यौन दुराचार किया और जब ये माँ आई, जब इस घटना को देखा तो फिर कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस पर आज पॉक्सो 2 न्यायालय ने श्री राजेश चंद्र जी गुप्ता जी ने बहुत अहम फैसला सुनाया। इसमें चंद्र प्रकाश को 20 साल का कठोर कारावास व 2,11,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।
इसमें कुल हमारी तरफ से जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से 21 दस्तावेज व 12 गवाह एग्जामिन हुए और इस पर न्यायालय की भी टिप्पणी रही है कि जो समाज में इस बच्चों के साथ जिस तरह की ये घटनाएं बढ़ रही है उनको रोकने के लिए हिसाब से मुलजिमों को इससे कठोर दंड दिया। सजा तो इन अपराधों में मृत्यु दंड तक की सजा है, लेकिन जो न्यायालय ने 20 साल की सजा कठोर कारावास दी। ब्रह्मा मंदिर में सुबह की मंगला आरती और शाम की संध्या आरती में अब श्रद्धालु हो सकेंगे शामिल। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के 1200 सालों के इतिहास में 18 मार्च 2020 से 1 नवंबर 2021 तक श्रद्धालुओं के आरती में शामिल होने पर थी पाबंदी। कोरोना काल के लंबे इंतजार 18 मार्च 2020 के बाद पहली बार देश भर से आए श्रद्धालु जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की मंगला और संध्या आरती में शामिल हो पाएंगे। समाजसेवी और तीर्थ पुरोहित संघ द्वारा अवगत कराने पर जिला कलेक्टर और ब्रह्मा मंदिर अस्थायी प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रकाश राज पुरोहित ने आदेश जारी कर अनुमति जारी कर दी है। षष्ठी के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के 1200 सालों के इतिहास में 18 मार्च 2020 से लेकर 1 नवंबर 2021 तक पहली बार देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुबह की मंगला और शाम की संध्या आरती में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसके पीछे प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव का हवाला दिया था। सोशल मीडिया पर भी मंदिर के लाउड स्पीकरों से आरती के दौरान श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर से बाहर जाने की मुनादी का वीडियो खूब वायरल हुआ। आरती होगी, चलो ये चलो, जो भी श्रद्धालु गण मंदिर परिसर में है नीचे की ओर प्रस्थान करें, मंदिर परिसर खाली करें, आप चलते रहें। अंबे माता मंदिर और परिक्रमा में जो भी श्रद्धालु खड़े हैं आप लोग नीचे की ओर चलें। जिसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर और तीर्थ पुरोहित संघ के पदाधिकारियों ने ब्रह्मा मंदिर अस्थायी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात कर अन्य धार्मिक स्थलों का हवाला देते हुए श्रद्धालुओं को मंगला और संध्या आरती में शामिल किए जाने की बात रखी, जिस पर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने उपखंड अधिकारी पुष्कर सुखराम पिंडेल को तत्काल आदेश देकर मंदिर में आरती के दौरान श्रद्धालुओं के प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के आदेश जारी कर दिए। गौरतलब है कि सुबह 5:30 बजे मंगला आरती और शाम 6 बजे संध्या आरती के दौरान अब श्रद्धालु दोनों आरतियों में शामिल हो पाएंगे। पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में जब से कोरोना आया है तो कई बार मंदिर बंद रहा है, पर जब से ये मंदिर वापस कोरोना के बाद कम होने के बाद खुला है तब से कोरोना गाइडलाइन प्रोटोकॉल की पालना की आड़ में ब्रह्मा मंदिर प्रबंधन द्वारा अनाउंसमेंट करके मंगला आरती और शाम को संध्या आरती के समय जो श्रद्धालु देश विदेश से केवल आरती में शामिल होने के लिए आते हैं ब्रह्मा जी की, वहाँ उनको अनाउंसमेंट करके ब्रह्मा मंदिर परिसर से श्रद्धालुओं को बाहर निकलने के लिए कहा जाता है और वो बेचारे वंचित हो जाते हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है और एक बेइज्जत भी होते हैं कि उनको अनाउंसमेंट करके परिसर खाली करने के लिए कहा जाता है। तो इससे ये सारा जो पिछले दिनों से ये मामला हमारे सामने आया तो हमने आज तीर्थ पुरोहित पदाधिकारी और हमने जाके श्रीमान जिला कलेक्टर को सारी वस्तुस्थिति के बारे में बताया कि जो तीर्थ यात्री और श्रद्धालुओं की जो उपेक्षा और ये जिस प्रकार से बेइज्जत करके ब्रह्मा मंदिर आरती में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है, ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला है। इस संबंध में आप तुरंत कार्रवाई करें और मंदिर प्रबंध कमेटी के आप अध्यक्ष भी हैं, तो इस संबंध में आप तुरंत निर्णय लें कि जब कोरोना गाइडलाइन में 200 लोगों को एक स्थल पर शामिल होने का, जब मंदिर खोल दिया है तो शामिल होने का प्रावधान है, तो मंदिर खाली कराने का क्या औचित्य है। तो और जगह जो धर्मस्थल हैं वहाँ पे आराम से नमाज भी पढ़ी जा रही है, गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी हो रहा है, चर्च में प्रार्थनाएं भी हो रही है, तो फिर ब्रह्मा मंदिर आरती में ऐसा अलग से नियम क्यों। तो उन्होंने तुरंत उपखंड अधिकारी पुष्कर को निर्देश दिए हैं कि भाई ऐसा यदि कुछ गाइडलाइन की पालना के आड़ में हो रहा है तो इसको बंद किया जाए और श्रद्धालुओं को मंगला और संध्या आरती में शामिल करने की वापस व्यवस्था शुरू की जाए। वापस आके हम माननीय उपखंड अधिकारी जी से मिले, उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब का मैसेज आ गया है और आज से सभी श्रद्धालु ब्रह्मा मंदिर की आरती में, मंगला आरती में और संध्या आरती में शामिल होकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। पुष्कर की दिशा पाराशर का फेमिना स्टार कवर हंट प्रतियोगिता में चयन। फेमिना भारत की सबसे बड़ी वीमेंस मैगजीन द टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस का है हिस्सा।
पुष्कर की दिशा पाराशर फेमिना स्टार कवर हंट प्रतियोगिता के लिए चुनी गई। मुंबई में हर साल आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता को मुंबई में हर साल इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर और पत्रकार संगीतकार दिनेश पाराशर की पुत्री दिशा ने फेमिना फीमेंस मैगजीन के लिए मुंबई में भाग लिया, जिसमें भारत की लाखों लड़कियां भी शामिल हुई, जिसमें पुष्कर की दिशा पाराशर कवर गर्ल के लिए चुनी गई। फेमिना भारत की सबसे बड़ी वीमेंस मैगजीन है जो द टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस के अधीन है। इस कवर शूट के दौरान सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट सेलिब्रिटी डिजाइनर्स ने दिशा को कवर के लिए स्टाइल किया। यह प्रतियोगिता रिलायंस ज्वेल्स एवं फेमिना इंडिया की पार्टनरशिप में कराई गई। इसके लिए पुष्कर के पाराशर समाज व स्थानीय लोगों में हर्ष की लहर है। दिशा के पिता दिनेश पाराशर व माता कविता पाराशर ने बताया कि दिशा शुरू से ही मेहनती है और 4 साल तक इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करने के बाद मुंबई में प्रसिद्ध लोगों के बंगलों की साज सज्जा भी की। वहीं रहते हुए फेमिना मैगजीन में भाग लिया और लाखों युवतियों के बीच में पहला स्थान प्राप्त किया। Hi, my name is Disha Parashar. I'm from Rajasthan. I'm an interior designer currently working in Mumbai. It feels extremely good. I'm feeling more confident and good about myself. It's super beautiful, and I think every bride-to-be should go visit their showroom, check out the collection, because it is definitely going to enhance the beauty of the bride. पुलिस कप्तान विकास शर्मा के नेतृत्व में फायरिंग करने वालों की गिरफ्तारी पर व्यापारिक महासंघ ने किया एसपी को सम्मानित। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने पुलिस कप्तान विकास शर्मा को माला पहनाकर भेंट किया स्मृति चिन्ह। सोमवार को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के बैनर तले व्यापारियों व संघ के पदाधिकारियों ने अजमेर के जिला पुलिस कप्तान विकास शर्मा का स्वागत अभिनंदन किया। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा के नेतृत्व में महासंघ पदाधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा का माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। महासंघ पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले सोमवार को शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस कप्तान को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें फायरिंग की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी और अजमेर शहर से असुरक्षा और भय के माहौल को दूर करने की अपील की गई थी, जिस पर जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर बहादुरी का काम किया और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा किया, जिसे लेकर आज पुलिस अधीक्षक का आभार जताते हुए स्वागत अभिनंदन किया गया। जिले में जो हार्डकोर अपराधी हैं, सरेआम पेट्रोल पंप पर गोलियां चला दी और उससे आम जनता और व्यापारी सब भयभीत थे, उनको गिरफ्तार करके उनको काबू किया। ये एक सराहनीय काम है। एसपी साहब और इनकी पूरी टीम का स्वागत करेंगे ताकि भविष्य में इनका हौसला। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से पुलिस अधीक्षक महोदय विकास जी शर्मा का स्वागत किया है, क्योंकि जो कचहरी रोड पे गोलीकांड हुआ था उससे सारे व्यापारी भयभीत थे, अजमेर की जनता में भय था, उसको इन्होंने पकड़ के जो कामयाबी हासिल की है। अजमेर के नए पुलिस अधीक्षक महोदय ने पहला कांड हुआ पहले में जो उनको गिरफ्तार करके, इससे व्यापारिक में खुशी की लहर है। आम जनता में दहशत थी, जो दहशत का माहौल खत्म हो चुका है, तो हमने आज इनको शील्ड देके माला पहना के साफा पहना के इनको स्वागत किया और इनसे एक हमने वो मांग की जो खाना बदोश अजमेर में है 12 दरी से दरगाह तक, जिन्होंने की जीना हराम कर रखा आम पब्लिक का, व्यापारियों का, उसकी भी हमने मांग करी। दीपावली बाद इन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से उन पर भी अंकुश लगाऊंगा। हाँ, हमने सीसीटीवी कैमरों की मांग करी। 800 कैमरे उपलब्ध, 1200 का एक जगदीश जी शर्मा जो पूर्व अधीक्षक थे, पूर्व अधीक्षक, उन्होंने 1200 का टारगेट, उसकी भी हमने मांग करी है। तो एसपी साहब ने कहा उसको भी तुरंत प्रभाव से चालू कराया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।